सोचो एक सेकंड के लिए, तुम्हारे सामने खड़ी है एक आर्मी, 6000 थके हुए, भूखे, बीमार सोल्जर्स। उनके जूते टूट चुके हैं, उनके पास खाना नहीं है 3 हफ्ते से, उनके साथियों की कब्र रास्ते में छूट चुकी है, और सामने वो आर्मी है जो तुमसे 5 गुना बड़ी है, फ्रेश, वेल फेड, फुल आर्मर में, अपनी ही जमीन पर। तुम्हारा जनरल तुमसे कहता है, आज हम लड़ते हैं। तुम सोचते हो, आज हम मरते हैं। 25 अक्टूबर 1415, एजिनकोट का मैदान। और जो हुआ वो आज भी मिलिट्री हिस्ट्री का सबसे बड़ा मिरेकल माना जाता है। आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि कैसे 6000 इंग्लिश सोल्जर्स ने 25,000 फ्रेंच नाइट्स को धूल छाटने पर मजबूर किया, कैसे एक वेपन ने पूरी वॉर की स्ट्रैटेजी बदल दी। और वीडियो के आखिर में मैं तुम्हें वो बात बताऊंगा जो शेक्सपियर ने भी अपने प्ले में कैप्चर की, वो स्पीच जो आज भी दुनिया की सबसे मोटिवेटिंग स्पीचेस में काउंट होती है। तो रुको, क्योंकि ये सिर्फ एक बैटल की कहानी नहीं है, ये है अंडरडॉग की कहानी। इंग्लैंड, फ्रांस, 1415, 100 साल की लड़ाई यानी 100 ईयर्स वॉर चल रही थी। इंग्लैंड और फ्रांस एक दूसरे से फ्रेंच थ्रोन के लिए लड़ रहे थे, लिटरली 100 साल से। इंग्लैंड का नौजवान राजा हेनरी 5 सिर्फ 27 साल का था, नया था, खुद को प्रूव करना था। उसने डिसाइड किया, फ्रांस पर अटैक करो, फ्रेंच थ्रोन पर अपना क्लेम ठोक दो। वो अपनी आर्मी लेकर फ्रांस आया, हार्फलर का किला जीत लिया, लेकिन कॉस्ट बहुत बड़ी थी, बीमारी, डिसेंट्री, थकान। उसकी ओरिजिनल 12,000 की आर्मी 6,000 तक रह गई थी, और अब वो घर वापस जाना चाहता था, इंग्लैंड, कैलाई पोर्ट तक, सिर्फ 3 हफ्तों की वॉक, सिंपल प्लान। लेकिन फ्रेंच आर्मी ने रास्ता रोक लिया। 24 अक्टूबर की रात, इंग्लिश कैंप में कोई आवाज नहीं, कोई सेलिब्रेशन नहीं, कोई ड्रिंकिंग नहीं, सिर्फ खामोशी और डर। सोल्जर्स जानते थे कल क्या होगा। वो फ्रेंच आर्मी देख चुके थे, 25,000 से ज्यादा फ्रेश हॉर्सेस पर सवार नाइट्स, शाइनिंग आर्मर, और वो सब भूखे, थके, बीमार इंग्लिश सोल्जर्स को एक तरफ खड़ा करके सोचो। एक इंग्लिश सोल्जर ने उस रात अपनी डायरी में लिखा, हमने अपने सन्स की माफी मांगी क्योंकि कल हम मरने वाले थे। हेनरी 5 खुद अपनी आर्मी में घूमा, डिस्गाइज में, आम सोल्जर्स की तरह। उनके डर सुने, उनकी बातें सुनी। उन्होंने सोचा अपना किंग उन्हें नहीं जानता, लेकिन वो जानता था। और सुबह उसने जो स्पीच दी वो हिस्ट्री में हमेशा के लिए लिख गई। हेनरी 5 अपने घोड़े पर चढ़ा, अपनी टूट फूट चुकी, थकी हुई आर्मी के सामने खड़ा हुआ, और उसने कहा, सुनो मेरे साथियों, मैं जानता हूं तुम थके हो, मैं जानता हूं तुम भूखे हो, मैं जानता हूं तुम घर याद कर रहे हो, और मैं ये भी जानता हूं सामने कितने हैं और हम कितने हैं। लेकिन सुनो, आज जो यहाँ लड़ते हैं वो हमेशा के लिए याद किए जाएंगे। जब इंग्लैंड में बाप अपने बेटे को ये दिन याद कराएगा, वो कहेगा, मेरे बाप उस दिन एजिनकोट में थे। हम थोड़े हैं, हम खुश नसीब हैं, हम एक भाई हैं। आज के दिन वो जो आज घर में बैठे हैं वो हमेशा अफसोस करेंगे कि वो यहाँ नहीं थे। आज सेंट क्रिस्पिन डे है और आज का दिन हमेशा हमारा होगा। सोल्जर्स चुप थे, फिर एक आवाज, फिर दूसरी, फिर तीसरी। पूरी आर्मी एक साथ रोर कर उठी। फ्रेंच आर्मी कॉन्फिडेंट थी, बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट। उनके नाइट्स हेवी आर्मर में एक दूसरे को बोल रहे थे कि इंग्लिश सोल्जर्स को प्रिजनर्स ले लेंगे और रैंसम मांगेंगे। उन्हें लगता था ये एक इजी विन है, फॉर्मेलिटी है, बाद में इंग्लैंड से पैसा मांगो। पहली गलती यही सोच। फ्रेंच कमांडर ने डिसाइड किया, कैवलरी आगे भेजो, नाइट्स घोड़े पर सवार होंगे, तेज आएंगे, इंग्लिश लाइन तोड़ेंगे। सिंपल। लेकिन फ्रेंच आर्मी एक नैरो फील्ड में खड़ी थी, दोनों तरफ डेंस जंगल और बीच में काली, गीली, चिपचिपाती मिट्टी। अक्टूबर की बारिश ने जमीन को क्विकसैंड जैसा बना दिया था। हेनरी ने यह देख लिया था पहले से। उसने अपनी आर्मी को पोजीशन किया नैरो फील्ड के एक सिरे पर, और फिर उसने अपना सीक्रेट वेपन तैयार किया, इंग्लिश लॉन्ग बो। यह वेपन समझना जरूरी है क्योंकि इसी ने बैटल डिसाइड किया। एक लॉन्ग बो 6 फीट लंबा, एक ट्रेन्ड आर्चर इसे 150 पाउंड्स फोर्स से खींच सकता था, एक एरो की स्पीड 60 मीटर पर सेकंड, रेंज 300 मीटर्स तक, और एक ट्रेन्ड इंग्लिश आर्चर 1 मिनट में 10 से 12 एरोज चला सकता था। हेनरी के पास थे 5,000 लॉन्गबोमेन, 5,000 आर्चर्स, 1 मिनट में 12 एरोज ईच, मतलब 1 मिनट में 60,000 एरोज, 1 मिनट में 60,000 तीर। और वो फ्रेंच नाइट्स जो हेवी आर्मर में आगे बढ़ रहे थे, उनके घोड़े के पास आर्मर नहीं था, घोड़े के पैर एक्सपोज थे। हेनरी ने सिग्नल दिया, आर्चर्स ने बो उठाए, फ्रेंच कैवलरी आगे बढ़ी, घोड़े तेज दौड़े, आर्मर चमका, फ्रेंच नाइट्स रोर किए। हेनरी ने हाथ उठाया, एक आवाज, लूस, और 5,000 बोझ से एक साथ एरोज का तूफान। इमेजिन करो, नीले आसमान में एक काला बादल, सिर्फ एरोज का, हवा में एक साउंड जो तुमने पहले कभी नहीं सुनी, और फिर वो ब्लैक क्लाउड नीचे आया, घोड़े चिल्लाए, पैरों में एरोज घुसे, वो गिरे। हेवी आर्मर में फ्रेंच नाइट्स गीली मिट्टी में गिर गए,
उठ नहीं सके। 60 किलो का आर्मर, चिपचिपाती मिट्टी, कोई ऑप्शन नहीं। और पीछे से और फ्रेंच सोल्जर्स आ रहे थे, अपने ही गिरे साथियों पर चढ़ रहे थे, एक दूसरे को रोक रहे थे। एक मैसिव ट्रैफिक जैम एरोज की बारिश में। इंग्लिश आर्चर्स ने रुकना नहीं दिया। 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 30 मिनट में बैटल लगभग खत्म हो चुकी थी। फ्रेंच नाइट्स जो बचे वो भागे, जो नहीं भाग सके सरेंडर किया, और जो आर्मर में गीली मिट्टी में तड़प रहे थे, इंग्लिश इन्फेंट्री ने आगे बढ़कर उन्हें खत्म किया। रुको, अभी बैटल खत्म नहीं हुई, क्योंकि बैटल के बीच में हेनरी ने एक ऐसा ऑर्डर दिया जिसने उसे कंट्रोवर्शियल बना दिया आज तक। वो ऑर्डर क्या था और क्या वो सही था? बैटल के बीच में हेनरी को खबर मिली कि फ्रेंच रिजर्व्स पीछे से आ रही हैं, एक नया अटैक। उसने देखा उसके साथियों के पास पहले से ही हजारों फ्रेंच प्रिजनर्स थे। अगर ये प्रिजनर्स बैटल के बीच में रिबेल कर दें, इंग्लिश आर्मी 2 तरफ से घिर जाएगी। हेनरी ने एक ओल्ड ब्रूटल डिसीजन लिया, सभी प्रिजनर्स को मार दो। उसके सोल्जर्स रुक गए। ये ऑर्डर चिवैलरी के खिलाफ था। कैप्चर्ड नाइट्स को मारना मीडिवल वॉरफेयर में एक बड़ा पाप माना जाता था। प्रिजनर्स से रैंसम मिलता था, उन्हें मारना ब्रूटल था, अननेसेसरी था। लेकिन हेनरी का ऑर्डर था, ज्यादातर प्रिजनर्स मार दिए गए। बाद में वो फ्रेंच रिजर्व्स रूमर निकला। कोई नया अटैक नहीं आया। कुछ फार्मर्स थे जो सिर्फ लूटिंग के लिए आए थे। क्या हेनरी का ऑर्डर सही था या ये एक वॉर क्राइम था? हिस्टोरियंस आज भी डिबेट करते हैं। कोई कहता है सर्वाइवल की जरूरत थी, कोई कहता है ये बारबेरिज्म था। हिस्ट्री में हीरोज परफेक्ट नहीं होते। ये हेनरी 5 का डार्केस्ट मोमेंट था। बैटल खत्म हुई। इंग्लिश लॉसेस एस्टिमेट्स वैरी 100 से 500 के बीच। फ्रेंच लॉसेस 6000 से ज्यादा डेड, उनके टॉप कमांडर्स, उनके ड्यूक्स, उनके काउंट्स। फ्रांस की एरिस्टोक्रेसी लगभग वाइप आउट हो गई एक दिन में। कांस्टेबल ऑफ फ्रांस, फ्रांस का टॉप मिलिट्री कमांडर, मर गया। ड्यूक्स ऑफ एलेंसोन, ब्रबंट, बार मर गए। 3 फ्रेंच ड्यूक्स, 5 काउंट्स, 90 लॉर्ड्स एक दिन में। फ्रांस की लीडरशिप एक बैटल में खत्म। और इंग्लैंड 6000 थके बीमार सोल्जर्स घर वापस गए अपने किंग के साथ, जीते हुए। एजिनकोर्ट का असर सिर्फ एक बैटल नहीं था। ट्रीटी ऑफ ट्रॉयस 1420, फ्रांस ने अग्री किया कि हेनरी वाई फ्रेंच थ्रोन का हेयर होगा। मतलब हेनरी वी फ्रांस का भी राजा बनता। इंग्लैंड और फ्रांस एक हो जाते। हिस्ट्री का कोर्स कंप्लीटली अलग। लेकिन हेनरी वी 1422 में सिर्फ 34 साल की उम्र में मर गया, डिसेंट्री से। वही बीमारी जो उसकी आर्मी को पहले से मार रही थी, उसने खुद उसके राजा को भी नहीं छोड़ा। उसका बच्चा 9 महीने का था जब वो किंग बना। हेनरी 6 एक इन्फेंट किंग, और फ्रांस ने वापस लड़ना शुरू कर दिया। और फिर हिस्ट्री में आई जोन ऑफ आर्क। लेकिन वो अलग कहानी है। एजिनकोर्ट ने प्रूव किया एक बैटल सब कुछ बदल सकती है, लेकिन एक बैटल सब कुछ हमेशा के लिए फिक्स नहीं कर दी। एजिनकोर्ट की कहानी सिर्फ एरोज और नाइट्स की नहीं है। ये कहानी है एक इंसान की जो 27 साल का था, थका हुआ था। सब कहते थे हारना कंफर्म है, और उसने अपनी आर्मी के सामने खड़ा होकर कहा, हम खुश नसीब हैं कि हम थोड़े हैं। कॉन्फिडेंस, प्रिपरेशन, और एक वेपन जिसे किसी ने सीरियसली नहीं लिया था। ये वही चीज है जो हर अंडरडॉग स्टोरी में होती है। वो जिन्हें गिना नहीं जाता वो अक्सर जीते हैं, क्योंकि उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं होता और जीने के लिए सब कुछ होता है। एजिनकोर्ट 600 साल पहले हुआ, लेकिन इसका लेसन आज भी इक्वली पावरफुल है। अगर ये वीडियो तुम्हें अंदर से कुछ फील करा गया, कमेंट में लिखो वी फ्यू, वी हैप्पी फ्यू। ये हेनरी वी की स्पीच की लाइन है। सिर्फ वही लिखेंगे जो आखिर तक रुके। लाइक करो, सब्सक्राइब करो। अगली बैटल की कहानी में मिलते हैं।